नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास टीजीटी और पीजीटी दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? आपके पास ऑप्शंस में है 341, 343, 345 या 445। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? आपके पास ऑप्शंस में है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। त्रिपिटक ग्रंथ की रचना पाली भाषा में हुई है और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या गारसादा दासी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आपके पास पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप और हंस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है आपको और साथ में इनके जो संपादक रहे हैं उनके नाम भी बताने हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। बंगदूत 1829 ईस्वी में निकाली गई थी यह पत्रिका। कहाँ से? कलकत्ता से। और अगर हम बात करें कि इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। और हिंदी प्रदीप कब निकाली गई थी यह पत्रिका? 1877 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयाग से। ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। और अब है हमारे पास ब्राह्मण पत्रिका। यह कब निकाली गई थी? 1883 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? बिल्कुल सही, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। और हंस पत्रिका कब निकाली गई थी? 1930 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से प्रकाशित होती थी। और इसके संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी गोकुलनाथ या विठलनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सॉरी, उनका उत्तर सही है। ठीक है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ जी की रचना है और यह ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? आपके पास ऑप्शंस में है देव, मतेराम, कबीरदास या भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किस कवि के आश्रयदाता थे? कवि भूषण के। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? आपको बताना है कि इनमें से आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। प्रवृत्ति मतलब विशेषता। ठीक है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति या श्रृंगार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना प्रवृत्ति का अभाव रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।
हमारा अगला प्रश्न है, काव्य में निरपेक्षता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शंस में है कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट या आई.ए. रिचर्ड्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि काव्य में निरपेक्षता के सिद्धांत की स्थापना किसने की। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने की थी? टी.एस. इलियट ने। अगर हम बात करें कि टी.एस. इलियट का समय क्या माना जाता है, तो इनका समय माना जाता है 1888 से 1965 तक का समय टी.एस. इलियट का माना जाता है और इन्होंने काव्य में निरपेक्षता के सिद्धांत की स्थापना की है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निरपेक्षता के सिद्धांत की स्थापना किसने की है, तो आपको ध्यान रखना है कि टी.एस. इलियट ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद संबंधी लेख किस पत्रिका में छपा था? आपके पास ऑप्शंस में है श्री शारदा, काशी पत्रिका, बंगदूत या माधुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, छायावाद संबंधी लेख सबसे पहले किस पत्रिका में छपा था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, श्री शारदा पत्रिका में छपा था। ठीक है, और यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है कि जो आपके पास उपन्यास दिए गए हैं इनका कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। आपके पास जो उपन्यास दिए गए हैं उनके नाम हैं सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल और परीक्षा गुरु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथ में इनके उपन्यासकारों के नाम भी बताने हैं आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, और कंकाल, कंकाल का समय क्या माना जाता है? 1929 ईस्वी। और इसके जो उपन्यासकार थे उनका नाम क्या था? किसका उपन्यास है कंकाल? जयशंकर प्रसाद का। बिल्कुल सही। और शेखर एक जीवनी जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1941 में, और दूसरा भाग कब हुआ था? 1944 में। ठीक है, और इसके उपन्यासकार कौन थे? बिल्कुल सही, अज्ञे जी का उपन्यास है ये। ठीक है, और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है? धर्मवीर भारती। बिल्कुल सही। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है 1929 ईस्वी का। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास है 1941 और दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1944 ईस्वी में। ठीक है, और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है 1952 ईस्वी का। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। आपको बताना है कि इनमें से भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है और उसके जो राइटर रहे हैं उनका नाम भी बताना है आपको। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस में है काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, काव्य मीमांसा या काव्य प्रकाश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है और इसके ग्रंथकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है काव्य शास्त्र का, और यह ग्रंथ किसका है? भरत मुनि का। बिल्कुल सही। ठीक है, भरत मुनि जी का ग्रंथ है ये, दूसरी शती का। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं कि काव्यालंकार इसकी रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, भामा जी। ठीक है, किसका है ये? भामा का है काव्यालंकार। और नाट्यशास्त्र किसका बताया? भरत मुनि का। जो काव्यालंकार है यह छठी शती का ग्रंथ है। ठीक है, और आपका जो काव्य मीमांसा है यह राजशेखर जी का है। ठीक है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर, और यह इनका 8वीं और 9वीं शती का ग्रंथ माना जाता है।
ठीक है। और काव्य प्रकाश की रचनाकार कौन है? मम्मट। ठीक है। और यह इनका 11वीं शती का ग्रंथ है। एक बात मैं रिपीट कर दूंगी। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसकी रचनाकार कौन है? भरत मुनि, और यह 2री शती का माना जाता है। ठीक है। काव्य अलंकार भामा का ग्रंथ है, 6वीं शताब्दी का है। काव्य मीमांसा राजशेखर जी का है, 8वीं और 9वीं शती का माना जाता है ये। और काव्य प्रकाश मम्मट का है, 11वीं शती का। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक जो कि यात्रा वृतांत है, यह किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है रामवृक्ष बेनीपुरी, विवेकी राय, मोहन राकेश या कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत यात्रा वृतांत की रचना है, किसका है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आखिरी चट्टान रचना मोहन राकेश जी की है और यह एक यात्रा वृतांत है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। आपको बताना है कि इनमें से भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था। आपके पास ऑप्शंस में है मठों की स्थापना, जाति प्रथा को आघात पहुंचाना, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना या हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। क्या था? शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा नहीं है और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह किसका है। आपके पास ऑप्शंस में है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है और साथ में ये बताना है कि फिर यह किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मंटो मेरा दुश्मन रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा का नहीं है। किसका है ये? किसकी रचना है ये? उपेंद्र नाथ अश्क की। ठीक है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है ये। ठीक है। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा की है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली या भारतेंदु प्रसून। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसका संपादन किसने किया था, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। किसने किया था इसका संपादन? ब्रज रतन दास ने। ठीक है। ध्यान रखना है आपने। किसने किया था इसका संपादन? ब्रज रतन दास ने। और किस नाम से है? भारतेंदु ग्रंथावली नाम से है। भारतेंदु की रचनाओं का जो संग्रह है वो भारतेंदु ग्रंथावली नाम से है। और अगर बात की जाए कि इसका संपादन किसने किया था, तो ब्रजरतन दास ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास रचना दी गई है मुझ में देव जीवन का विकास। किसकी रचना है ये? आपके पास ऑप्शंस में है स्वामी दयानंद, सत्यानंद अग्निहोत्री, मैत्री पुष्पा या सुशीला टाकभोरे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे टाकभोरे होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। मुझ में देव जीवन का विकास सत्यानंद अग्निहोत्री जी का क्या है ये?
आत्मकथा विधा की रचना है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है जो कि साकेत से लिया गया है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? इसको मैं छोटा कर देती हूँ। ये लीजिए, कथन है आपके पास कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंदुलारे वाजपेयी या राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो साकेत रचना है इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अगर हम बात करें रचना काल की, तो साकेत का रचना काल क्या है? 1931 ईस्वी। अब बताइए कि जो यह कथन है वो किसका है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। बताइए यह कथन किसका है? जी नहीं, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर गलत है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी या रस मंजरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है, और साथ में यह चयन करना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। साहित्य लहरी नंददास की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है? नंददास की है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शंस में है 13, 12, 15 या 17। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो कामायनी है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, 15 सर्ग है, और यह इनकी 1935 ईस्वी की रचना है। कहीं कहीं आपको 1936 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का है। आपके पास ऑप्शंस में है युगधारा, युग की गंगा, युगवाणी या चक्रव्यूह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। युगधारा नागार्जुन का काव्य संग्रह है 1953 ईस्वी का। बिल्कुल सही। और युग की गंगा किसकी रचना है? बिल्कुल सही। युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है युग की गंगा 1947 ईस्वी की। ठीक है, और युग की वाणी इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। युग की वाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसका जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1939 ईस्वी। और चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? बताइए चक्रव्यूह किसकी रचना है? बिल्कुल सही। चक्रव्यूह जो है वो कुंवर नारायण जी की रचना है। कब की? 1956 ईस्वी की। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ मैं। युगधारा नागार्जुन जी का काव्य संग्रह है 1953 ईस्वी का। ठीक है, और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है 1947 ईस्वी की। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है 1939 ईस्वी की। चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है 1956 ईस्वी की। ठीक है,
तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको आज की क्लास कैसे लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।